गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सोहन। और आज की क्लास में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक चैप्टर है हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स में। एएफएम ये सब्जेक्ट है, जेआईबी एक के एग्ज़ाम में आता है ये। और इसमें एक चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें खर्चे तो होना लाजमी होता है ना। तो कुछ खर्चे होते हैं, फिर हम सेल्स करते हैं। सेल्स के बाद में जो भी खर्चों का और जो सेल्स से जो पैसा आता है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है। अच्छा, तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो ये देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस हमें क्यों पता होना चाहिए, उससे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरा जो एक तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि मैं नॉर्मली बिजनेस में जो खर्चे होते हैं उनकी मैं एक लिस्ट आपके सामने रखूंगा। और उस लिस्ट में मैं आपसे ही पूछूंगा कि इस खर्चे को हमें कैपिटल रखना चाहिए या रेवेन्यू में रखना चाहिए। कैपिटल में रखना है तो क्यों रखना है, रेवेन्यू में रखना है तो क्यों रखना है। तो ये ही चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। जब इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे इन दोनों एक्सपेंसेस का क्या फर्क पड़ता है, ये सब हम इसी में समझ लेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के ये मेरी वीडियो देखें तो आप ये चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। इसमें से एक दो नंबर के आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है, पूछ लेते हैं कि ये एक्सपेंडिचर बताओ, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैंने बताया जैसे कि मैं एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है, उस लिस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए, जो हमारा बिजनेस होता है उसमें कुछ कुछ खर्चे जो कॉमन होते हैं मैंने वो लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे कभी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, मान लिया हमें एक फैक्ट्री लगाई, छोटी सी एक फैक्ट्री लगाएंगे हम। फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक लैंड चाहिए होगी, लैंड, है ना। हमें एक लैंड चाहिए होगी, तो हमें या तो हमारे पास लैंड होगी या हम उसको खरीदेंगे। अगर होगी भी तो भी हम उसको जब अपनी फर्म में या कंपनी में दिखाएंगे तो उसको हमें अपनी फर्म की बैलेंस शीट में लेके आना पड़ता है, उसकी हमें कॉस्ट दिखानी पड़ती है फाइनेंशियल्स में। ठीक है। तो उसकी जो कीमत है, या तो अगर हमने खरीदी है तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो जब भी हम लैंड की या बिल्डिंग की कोई खरीदारी करेंगे, फैक्ट्री लगाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा है ना। बहुत बड़ा खर्चा है, और ये हमें बहुत टाइम तक काम आएगा, यानी जब तक भी हम फैक्ट्री चलाएंगे, बिजनेस करेंगे, तब तक हमारे काम ये आने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें हमारे बिजनेस में एक या एक, हाँ, जो हमारे बिजनेस में एक से ज़्यादा साल तक हमें बेनिफिट्स दे, हम उससे काम लें। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी एक साल से ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करके एक ऐसी एसेट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, हम ऐसी एसेट क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे बिजनेस में हमारे साथ रहने वाली है, हमें बेनिफिट देने वाली है। जैसे हमने लैंड खरीद ली है, लैंड खरीदने के बाद हमने उस पर फैक्ट्री बनाई है ना। फैक्ट्री बनाई है तो उसमें भी पैसे लगते हैं।
तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। बहुत साल तक हमें बेनिफिट देगी, एक से ज़्यादा साल तक बेनिफिट देगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके ऊपर फैक्ट्री बनाई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने टाइम तक ये हमारे काम आएगी, बहुत सालों तक काम आएगी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब हमारी फैक्ट्री बन के तैयार हो गई है, अब हमें उसमें मशीन्स लगानी है, ठीक है ना, प्लांट्स बन लगाने हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी लानी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत टाइम तक काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या कि हमने फैक्ट्री लगाई और हम डेली मशीन खरीद रहे हैं? नहीं ना। कोई अगर हमें फैक्ट्री लगानी है, कोई हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम एक बार मशीनरी खरीदेंगे, है ना, डेली तो मशीनरी तो नहीं खरीदेंगे। कभी 3 4 5 साल बाद उसमें कोई अपडेट आएगा, है ना, वो वाली मान लिया अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, तो हमें फिर नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो तब जो एक्सपेंडिचर होगा उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी जब हम खरीदेंगे तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। देखो, जब हम मशीनरी खरीद कर लाते हैं, तो एक तो जितने में हमने खरीदी है, वेंडर से मशीनरी खरीदी है, एक तो हम उसको पैसे दे के आए हैं। दूसरा सॉरी, अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो भी खर्चा हुआ है, जो किराया लगा हुआ है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेट चार्ज। और उस फ्रेट को हम मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। अब मशीनरी मेरे घर पे, मेरी फैक्ट्री में आ गई है। अब उसको ये तो है नहीं कि मैं ऐसे ही रख के काम शुरू कर दूं। उसमें क्या, उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है ना, उसको इंस्टॉल कराएंगे। उसमें जो भी खर्चे होंगे, इंस्टॉलेशन खर्चे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, उन सबको भी हम मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमारी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो रही है, और मशीनरी तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए जो इंस्टॉलेशन चार्ज हैं वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाते हैं। लीगल चार्जेस फॉर लैंड एक्विजिशन। जब हमने ज़मीन खरीदी है फैक्ट्री बनाने के लिए, उसमें जो भी चार्ज लगेंगे, लीगल चार्ज लगे हैं, ठीक है, स्टाम्प पेपर लगे हैं, सब हमारे वो लैंड की कॉस्ट में ही जाएंगे, सब हमारे लैंड की कॉस्ट में ही जाएंगे। वो लैंड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए लीगल चार्जेस भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएंगे। परचेज ऑफ टूल्स। जो मशीन आई है हमारे पास उसको चलाने के लिए, है ना, उसको ठीक करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि टूल्स हम हर साल खरीद रहे हैं या हर महीने खरीद रहे हैं, वो तो एक बार खरीद लिया, हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं वो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि परचेज ऑफ टूल्स इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर एंड फिक्चर। फर्नीचर हमने खरीदा, वो ऑफिस बनाया है मैंने। तो ऑफिस के लिए मैंने एक टेबल ली है बड़ी सी, 4 5 कुर्सियाँ लिए हैं, बाहर सोफा लगवाया है कि लोग कस्टमर आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो वो फर्नीचर एंड जो फिक्सचर मैंने लिया है, वो सब भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि लंबे टाइम तक चलेगा। कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई एक मशीनरी है, अभी मैंने खरीदी, उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन मेरा चल रहा है। अब 2 साल बाद मुझे पता चला कि इसमें अगर मैं कोई एक एडिशन करा दूं, एक कोई एक अपडेशन करा दूं, जो मार्केट में अभी आया है, तो इससे क्या है, मेरी जो मशीन की जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ जाएगा, है ना, या इसमें जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, मैं अपनी मशीन को अपग्रेड कर रहा हूँ। जब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो उसमें जो मेरे खर्चे लगे हैं, तो वो भी मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आ जाते हैं। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देखो, ये जितने भी खर्चे ऊपर से यहाँ तक हुए हैं, उन सब में क्या हम देख रहे हैं कॉमन बात, एक तो एसेट क्रिएट हो रही है। बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, एसेट आ गई। फैक्ट्री बनाई, वो भी एसेट बन गई है हमारी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट बन गई है। इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
लीगल चार्जेस हैं, हमने लैंड की कॉस्ट में ऐड कर दिए हैं, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए थे। फर्नीचर, फिक्सचर, परचेज ऑफ टूल्स, ये सब क्या है, इससे हमारी एक एसेट क्रिएट हो रही है जो हमारे बिजनेस में 1 साल से 4 साल तक रहेगी। ये खर्चे डेली नहीं हो रहे हैं, है ना, ये एक बार हुए हैं, है ना, या लंबे टाइम के बाद दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तब होंगे। तो ये दो तीन चीजें हमें पता चल रही हैं। क्या है, एक तो एसेट क्रिएट हो रही है, दूसरा वन टाइम एक्सपेंसेस हैं, बार बार नहीं हो रहे हैं, तीसरा कि 1 साल से ज़्यादा तक हमें बेनिफिट देंगे, मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट जो है मोर देन 1 ईयर रहेगा। इन सभी एक्सपेंसेस में हमें ये बात देखने के लिए मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मैंने तीनों ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की हैं। ठीक है, नीचे मैं इनको दोबारा लिखूंगा, तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं आप खाली। अब देखिए, अब मैंने जब कोई फैक्ट्री लगा लिया तो मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि मैं अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर पाऊँ, जिससे कि मैं अपना एक प्रोडक्ट फिनिश कर पाऊँ, तैयार कर पाऊँ। तो जो रॉ मटेरियल है उसको लाने में जो खर्चा होगा, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस ऑफ वर्कर्स, जो मैंने मजदूर लगाए हुए हैं वहाँ पे, जो मैंने काम करने के लिए लगाए हुए हैं, उनको मैं दिहाड़ी देता हूँ, तो वो भी मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पावर एंड फ्यूल, जब मैं मशीनें चलाऊंगा तो क्या होगा, उसमें बिजली खर्च होगी, जनरेटर चलाऊंगा तो डीजल खर्च होगा। तो पावर एंड फ्यूल, दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाटर चार्जेस, पानी की जरूरत पड़ रही है, वो हम लेके आ रहे हैं, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स, मशीन में कोई एक पेंच था वो निकल के खो गया, टूट गया, उसकी जगह पे हमें दूसरा लगाना पड़ेगा ना। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी कि जब हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, उसमें छोटे मोटे खर्चे जो हो जाते हैं मशीन्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, उनको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो ये भी सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, जब हम रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल लेके खरीद के लेके आए, तो फैक्ट्री तक जो आया उसमें जो माल भाड़ा लगा, वो सब क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या इनमें कोई एसेट क्रिएट हो रही है जो हम 1 साल से ज़्यादा साल तक रखना चाहेंगे? नहीं हो रही। रॉ मटेरियल खरीदा है मैंने, उससे मेरे पास एसेट तो है, ये रॉ मटेरियल एक एसेट है, लेकिन क्या उस एसेट को मैं अपने पास रखना चाहूँगा? नहीं, मैं तो उसे जल्दी से जल्दी एक फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचना चाहूँगा। तो इसीलिए क्या है, एसेट तो बनी है, लेकिन वो इसी साल बिकने के लिए मैंने बनाई है, मैंने अपने पास रखने के लिए नहीं बनाई। अच्छा, फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ, मान लिया मेरी अपनी फैक्ट्री थी, मैंने फैक्ट्री बनी बनाई ली और रेंट पे ली, तो अगर मैं वो रेंट दे रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी दे रहा हूँ मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, अब देखो मशीनरी हमने जब खरीद ली थी तो एसेट बन गई थी हमारी, 1 साल से ज़्यादा साल तक चलेगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमेशा ही सही चलती रहेगी। उसमें कई बार समय समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया मैंने, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर साल कराना पड़ेगा मुझे। ऐसा तो नहीं एक बार करा ले तो वो हमेशा के लिए हो गया, वो हर साल मुझे कराना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो मशीनरी हमने खरीदी थी, अब वो हमारा कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यानी कि उसकी जो हमने मशीन खरीदी थी, उसकी जो कीमत थी, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार नहीं दिखा के, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा खर्चा, वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री में जो लाइट वगैरह लगा रखी हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगी। टेलीफोन का खर्चा सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो भी खर्चे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अब मैं
इनसे कोई एसेट क्रिएट फॉर मोर देन 1 ईयर तो नहीं हो रहा है कि जिसको हम रखें। खर्चे रेकरिंग है, यानी कि हर महीने हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेली मुझे करनी पड़ रही है, पावर डेली हमारी लग रही है, तो ये खर्चे सब क्या है, रेकरिंग है, यानी कि बार बार हो रहे हैं। इन खर्चों का बेनिफिट हमें क्या अगले साल भी मिलेगा? आज मैंने अगर एक मजदूर बुलाए हैं, उनको मैंने उनकी दिहाड़ी दे दी, तो क्या इस दिहाड़ी का जो बेनिफिट है मुझे अगले साल भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो तो बस आज के लिए था। सैलरी दे दी मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मैंने अगर उनको जून महीने की सैलरी दी है, तो वो तो बस वहीं ख़त्म हो गई। वो जुलाई में थोड़ी उसको यूज़ कर लेगा कि भाई चलो आपने जून में दे दी थी कि जुलाई में भी मैं ऐसे ही काम कर दे रहा हूँ, या मैं अगले साल भी ऐसे ही काम कर दूंगा। वो तो हर महीने है, हर महीने सैलरी देंगे। तो इसलिए इसको भी हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेकरिंग है, बेनिफिट सिर्फ उसी साल के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे होते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जो ये फैक्ट्री में या हमारी ऑफिस में होते रहते हैं। इन एक्सपेंसेस को ही हमें सेग्रीगेट करना था कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। अब मैंने आपको इतने सारे खर्चे गिनवा दिए हैं, उनको बता दिया है कि ये क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप भी समझ गए होंगे। आप भी अपने मन में सोचिए कि कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, और फिर उसको आप सेग्रीगेट कीजिए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, अब थोड़ा सा मैं एक आपको डिफरेंस भी मैंने लिखा है, एक टेबल बनाई है छोटी सी, आप उसमें डिफरेंस भी देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम नेचर देख लेते हैं। खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या डेली होते हैं? नहीं, एक बार होगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो वन टाइम होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रेकरिंग है, यानी कि डेली भी हो सकते हैं, महीने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो होते रहते हैं। पर्पज़ क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें एक एसेट क्रिएट होती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा उस एसेट्स को या अपने जो डेली ऑपरेशन है उनको चलाने के लिए रेकरिंग एक्सपेंस डेली खर्चे होते हैं। बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में जाती है, एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ख़त्म कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट जो हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं, एक से ज़्यादा साल तक मिलते हैं। और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट हमें फॉर द टाइम बीइंग मिलता है, यानी कि इसी महीने मिलेगा या बस डेली मिलेगा या मैक्सिमम एक साल तक मिलेगा। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। तो ये मैंने इनको यहाँ पे इनका सेग्रीगेशन भी कर दिया है। आप इनका नेचर के बेस पे भी अ, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये चैप्टर में इतना ही है। आप इसी को पढ़ लीजिए, इसी पर बेस्ड किसी भी बुक से इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप छांट लीजिए, उनको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी मेरी तो ये मानना है कि जो अगर आपने ये क्लास मेरी सही से देखी है, सही से पढ़ी है, और कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, तो आप कैसे भी क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिख सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।